प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव वरुण श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गारुन टॉकीज़ में। और आज हमारे मेहमान हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, गाजीपुर की धरोहर। हमारे साथ हैं श्री शांति भूषण जी। सर स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत लोगों से सुना मैंने, जब मैं गाजीपुर में रहता हूँ मैं लोगों से मिलता हूँ, और जब बात होती है कला के क्षेत्र की तो लोग नाम लेते हैं मरहूम नाजिर हुसैन साहब का, यूनुस परवेज़ साहब का, अंजन श्रीवास्तव सर का, और इस पीढ़ी में अगर हम बात करें तो नाम लेते हैं लोग आपका। नहीं, मेरा नाम इतना ऐसा नहीं है, लेने लायक नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आप नहीं लिए हैं। जी राही मासूम रज़ा, और अभी सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़े राइटर हैं गाजीपुर के, संजय मासूम। जी। तो वो बालापुर के रहने वाले हैं। तो मुझसे गुणी लोग हैं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। सर ये तो बड़प्पन है। देख, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि गाजीपुर में भी ऐसी विभूतियाँ हैं, और हमारा प्रयास रहता है चैनल के माध्यम से कि हम उनसे मिलाएं गाजीपुर की जनता को। बड़ा ही एक सवाल जो मैं सुनता आ रहा हूँ कि आप एक होनहार विद्यार्थी थे, गाजीपुर में अच्छी पढ़ाई की आपने, आप फिर गए बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, ढेर सारी जगहों पर आपने पढ़ाई की, और आपके फादर भी शिक्षक थे और बेहतरीन खिलाड़ी रहे वॉलीबॉल के। जी। फिर आप इस क्षेत्र में कैसे आ गए? देखिए, इस क्षेत्र में आने की वजह मेरे पिताजी ही थे। जी क्योंकि जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उसमें भवन नहीं था, सब गिर चुका था। एक कमरा था जिसमें स्कूल के कागजात वगैरह रखे जाते थे। किसी कामवश मैं अपने प्रिंसिपल साहब के साथ उस कमरे में गया तो दीवारों पे देखा कि कुछ भित्ति चित्र, मतलब पेंटिंग दीवारों पे, प्लास्टर उखड़ रहे थे और उस पर कुछ पेंटिंग्स टाइप की चीज़ें दिखी। तो मैं प्रिंसिपल साहब से पूछा कि ये कौन बनाया है। तो बड़े ही ऐसे ही बहुत कैजुअली बोले कि तुम्हारे बाप ने। अच्छा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं दुखी होकर घर गया और मैं अपने फादर से बोला कि प्रिंसिपल साहब अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो पिताजी पूछे क्या हुआ। तो मैं बताया कि मैं गया था स्कूल के अंदर, तो वो पेंटिंग टाइप की चीज़ थी। मैंने पूछा कि ये किसने बनाया है, तो वो बोले कि तुम्हारे बाप ने। तो मेरे पिताजी बहुत प्यार से बैठ के मेरे गालों को पकड़ के कहे, मैं बहुत तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, कि तुम्हारे बाप ने बनाया है तो क्या कहेंगे वो। तो वो कहानी रिवील हुई कि जब मेरे पिताजी स्टूडेंट थे उस स्कूल में, तो हमारे प्रिंसिपल साहब उस समय सहायक अध्यापक हुआ करते थे, मेरे फादर को पढ़ाए थे। और मेरे फादर जब 5वीं में थे तो वो नया स्कूल की बिल्डिंग बनी थी, और उस स्कूल में एक कला टीचर थे। उन्होंने मेरे फादर से स्कूल की सारी दीवारों पे, कक्षाओं के अंदर पेंटिंग्स बनवाई थी। और उस ज़माने में पेंट, ये जो कलर खरीद के हम लोग करते हैं, वो सब नहीं थे। रंग भी खुद बनाना पड़ता था। मेरे फादर एक अजीब सी बैगनी रंग की स्याही से लिखा करते थे। उनकी मैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की कॉपियाँ देखता था, तो एक बैगनी रंग की स्याही। तो मैं पूछता था कि ये कैसी स्याही। तो बताते थे कि हम बाजरे से इसको बनाते थे, प्राकृतिक तरीके से। तो ये सब एक मन में एक चाव और ख्वाहिश और सवाल बचपन में ही पैदा होते गए थे, इन सब चीज़ों की वजह से। रंग, स्याही, पेंटिंग, और कहीं न कहीं कुछ कुलबुलाने सा लगा था। कुछ मेरे अंदर भी रेखाएं दौड़ने लगी थी, कुछ रंग उगने लगे थे। कह सकते हैं सर कि अनुवांशिक था ये हुनर? अनुवांशिक नहीं कह सकते हैं। एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो दुनिया को, प्रकृति को, लोगों को, भाषा को, रंगों को अपने बढ़ते विवेक के साथ समझने और पकड़ने की कोशिश करता है। और मैं भी उसी समय कर रहा था, और पिता की चीज़ें मुझे और उत्साहित और प्रेरित करने लगी, और मैं उनसे कहने लगा कि मैं भी बनाऊंगा। और मुझे मेरे पिता ने पहली बार पेंटिंग की कुछ प्रारंभिक चीज़ें बताई थी, फूलों को रंगना, पत्तियों को रंगना, और उसके बाद छोड़ दिए थे। मैं अब रंगों और अपनी तूलिका के साथ मैं दोस्ती कर लिया था, और मैं रंगता रहा, उलझता रहा, और मेरा सबसे प्रिय शौक़ हो गया था पेंटिंग करना।
मैंने सुना जी गाजीपुर में लोगों से कि आप होनहार विद्यार्थी रहे, फिर आप बीएचयू में गए, जी। वहाँ आपने कॉमर्स भी पढ़ा, लेकिन उस दौरान कोई ऐसी घटना हुई पूरी तरह से शिक्षा से विमुख कर दिया, वो क्या घटना रही आपके साथ? देखिए, अच्छा विद्यार्थी होने के पीछे की वजह मैं बता दे रहा हूँ आपको बहुत साफ साफ। हीरोइज़्म, मुझे ये बहुत बचपन में ये बात समझ में आ गई थी कि पढ़ाई एक ऐसा अस्त्र है कि उसके सहारे आप हीरो बन सकते हैं। जी और ये भी समझ में आ गया था कि दुनिया के सबसे बलशाली व्यक्ति को भी अगर आपको हराना है तो पढ़ाई के बल पे हरा सकते हैं। और हीरो बनना है तो सबसे पढ़ने में तेज हो जाइए, अपने आप हीरो बन जाएंगे। तो कहीं न कहीं बचपन में हीरो बनने की भावना थी। क्लास में मुझे नंबर 1 बनना है और वो नंबर 1 केवल पढ़ाई से बन सकते हैं, क्योंकि 100 मीटर रेस न मैं दौड़ना जानता था, न रोज़ होता था, जी और न 100 मीटर रेस के चैंपियन को हीरो माना जाता था उस गांव के छोटे से उसमें। वो खेलकूद होता ही नहीं था, होता तो शायद उसमें उसेन बोल्ट होता, उसको हीरो मानते लोग। लेकिन जिस परिवेश में मैं था उसमें क्लास में जो सबसे तेज लड़का था वही हीरो था, तो मुझे हीरो बन के रहना था, इसके लिए पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं बीएचयू में गया और वहाँ स्टूडेंट स्ट्राइक आंदोलन चल रहा था, उसमें मैं पुलिस लाठीचार्ज का शिकार हुआ, तो वो जो पढ़ाई को लेके एक जो मेरा लगाव था और वो सारा मोह भंग हो गया। और अचानक से एकेडमिक एजुकेशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखने लगी। मतलब मुझे लगा निरर्थक है, बेकार है, मैं इन भवनों के अंदर बंटने वाली डिग्रियों को लेके इंसान नहीं बन सकता हूँ। और मुझे जो बनना होगा, मुझे उनसे मैं रार ठान लिया, उन बिल्डिंगों से जहाँ पे शिक्षा की डिग्रियाँ बांटी जाती हैं, उनसे मैंने मतलब अपने आप एक चुनौती दे डाला उनको मैं कि मुझे तुम्हारी डिग्री, मुझे आज भी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लिया हूँ, अपनी लेने ही नहीं गया हूँ। और मुझे वहाँ प्रोफेसर लोग बोलते भी थे कि तुम क्लास में नहीं आते हो, तो मैं बोला सर आके क्या करूँगा वहाँ। सर हुनर पे भरोसा है तो मैं पढ़ रहा था, मैं उन्हीं टीचरों से पढ़ रहा था, उस क्लास से बाहर पढ़ रहा था, वो यूनिवर्सिटी की रोड पे पढ़ रहा था, शहर की गलियों में पढ़ रहा था, मंचों पे पढ़ रहा था, रेडियो स्टेशन के रिकॉर्डिंग रूम में पढ़ रहा था। सर मंच से मुझे याद आया कि आपने थोड़े दिन डॉक्टरी की भी पढ़ाई की जी लखनऊ में, आप इलाहाबाद आए और फिर आप राजनीतिक मंचों से जुड़ गए, जबकि आप पढ़ाई करने गए थे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ एक था जो मुझे एक्सप्रेस करना था अपने आप को, और मैं एक्सप्रेशंस के जो भी प्लेटफॉर्म दिखते थे उस पर जाके खड़ा हो जाता था। और मैं अब समझता हूँ कि मैं उस समय अधकचरा ज्ञान लेकर के और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माइक को पकड़ के और दुष्यंत कुमार की कविताएं बोलने लगता था, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुष्यंत कुमार की कविताएं याद करके रखा हूँ और तुम सुनोगे तो हिल जाओगे कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। तो मुझे ऐसा लगता तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है, सुनो। तो वो एक्सप्रेस करने की बेचैनी थी कि मुझे कुछ कहना था, मुझे कुछ सुनाना था लोगों को। तो ये बेचैनी बचपन से थी, और ये बेचैनी लोगों को कला से जोड़ती है। कोई भी कलाकार कला के क्षेत्र में आता है, किसी के पिताजी कला के लिए एडमिशन नहीं कराते हैं। किसी के पिताजी, ये सब बच्चे बीएनए से आए हैं, इनसे आप पूछिए, किसी के पिताजी ने ले जाके स्कूल में इसलिए नहीं एडमिशन कराया होगा कि ये ड्रामा करेगा। वो बच्चे की खुद की चॉइस, खुद की तड़प होती है जो उसे जीने नहीं देती है। वो इतना तड़पता रहता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो बेचैनी उसे लेके जाती है ऐसे ऐसे मंचों तक, ऐसे ऐसे रास्तों तक, ऐसे लोगों तक, जो उसे वो उसके अंदर एक ज्वालामुखी है जिसे फटना है, और फटने के लिए एक मंच चाहिए। तो हम भी वही ढूंढ रहे थे। आपसे इतने अच्छे वक्ता रहे हैं, आज भी आपकी बातों में उतना ही जोर है जो रहा होगा कभी उस समय। फिर ये स्क्रिप्ट राइटिंग का क्षेत्र अचानक से कैसे चुन लिया? हम बीच में और बात करेंगे बैकग्राउंड में क्या हुआ, लेकिन इस बीच हम बात करेंगे आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर। देखिए, मैं कभी किसी चीज़ को लेकर के कोई लकीर खींच के नहीं आगे बढ़ा। मुझे जो सीखने को मिला मैं सीखता गया,
जो करने को मिला वो करता गया। जहाँ पे एक्सप्रेस करने का जो माध्यम मिला मैं सब में खुद को एक्सप्रेस किया। तो मैं मुंबई आया था, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें से एक स्क्रिप्ट राइटिंग भी थी। तो मैं जब एक्टिंग करने जाता था तो मैं स्क्रिप्ट को लेके बड़ा निराश होता था, और लेकिन किसी और की शिकायत क्यों करूं। लेकिन मन में शिकायत रहती थी कि ये ऐसे होता, ये वैसे होता। फिर दोस्तों के बीच ये चर्चा करता था कि ये पता नहीं क्या लिखते हैं, अरे ये होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मजाक में बोलता था कि मैं एक दिन लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा। और वो एक दिन आया और मैं वैसे ही लिखने लगा, और वो लिखने लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो फिर मैं लिखने लगा, अभी तक लिख रहा हूँ। अभी आपका एक बहुत फेमस सीरियल आया करता था जिसने आपको बहुत फेम दिया। हालांकि मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आपने एक्टिंग भी खूब की है सीरियल्स के लिए, थिएटर भी खूब किया है, लेकिन अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजिए जी इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की आपने सर। जी। वो कैसे मिला काम आपको? वो एक बार मुझे एक सज्जन बोले थे कि कुछ नए किस्म की कहानी चाहिए। तो मैं बड़ा डरा रहता था नए किस्म बोल के, और फिर बोलते थे कि वो सास बहू आपने देखा है वैसा कुछ। तो मैं पहले ही क्लियर किया। तो उनको सचमुच नया चाहिए था। जी। तो मैंने शायद सैटेलाइट की पहली कहानी होगी जो समाज के सबसे निचले तबके की कहानी है। जी। जो अंतिम छोर है समाज का, वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की कहानी है, जहाँ एक लड़की बेच दी जाती है। एक ऐसा परिवार है जिसको गरीबी इतना तोड़ दी है कि वो अपने ही बच्चों को बेच के जी रहा है। तो हमारे समाज का सबसे निचली लाइन है वो, गरीबी रेखा के बहुत बाद, जहाँ जिसके बाद कोई रेखा नहीं होती, वहाँ वो खड़ा व्यक्ति है। तो जब मुझे ये मौका मिला लिखने का, तो मुझे लगा कि मुझे नायक उसको बनाना चाहिए जो हमारे समाज में, हमारी किसी भी चीज़ में वो दिखाई ही नहीं देता है। जी बिल्कुल, लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। वो हाशिए के बहुत दूर होता है। उसको हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाते। हमने उसकी बेटी को हीरोइन बनाया, और उनकी समस्या, जब लोग चौंक गए कि ऐसा भी होता है क्या, कि चूहा लोग खाते हैं, लोग मानने को तैयार नहीं थे, और नहीं माने। इस पे फिर बात समझौता हुआ कि ठीक है, खाना नहीं दिखाएंगे, पकड़ना दिखाएंगे। जबकि मैं उनको कह रहा था कि मैंने देखा है अपनी आंखों से चूहा खाते हुए। तो उसकी लड़की की कहानी हमने कही। पहली बार सैटेलाइट पे मिट्टी के टूटे फूटे घर, दीवारें, फटे कपड़े, पहली बार हीरोइन के गले में कोई ज्वेलरी नहीं, बिखरे हुए बाल, नहीं तो उसके पहले ग्लॉसी दीवारें और अरबों करोड़ों के गबन की कहानियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और ये सब हमारे विषय वस्तु होते थे। और वो पहली कहानी थी जिसकी विषय वस्तु में एक गरीब लड़की और एक ठेकुआ के 5 टुकड़े और उसका बंटवारा परिवार के बच्चों में, इस तरह की कहानी पहली बार आई थी। और मुझे लिखने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि संजोग या जो कहिए इसको, कि मुझे वही लिखने को मिला जिसको मैंने सबसे करीब से देखा था, जिसको बहुत अच्छे से जानता था। उन सारे चरित्रों को मैंने खूब देखा था, खूब समझा था, वही लिखने को मिला। और वही रिचुअल्स, वही लोक गीत, वो सब करने को मिला। तो मुझे बहुत मज़ा आया उसको करने। इतनी मर्मस्पर्शी कहानी थी कि हर आदमी उससे कनेक्ट हो रहा था, ग्रामीण अंचल का खास तौर पे। जी। और दर्शकों को आप बताएंगे इस एपिसोड, इस सीरियल के लिए आपको अवार्ड भी मिला था। हाँ, मुझे उसके लिए उस समय के सारे अवार्ड मिले थे। जी। अगले टेलीविज़न के सारे हाँ हाँ आइटा और जी आइटा, जी परिवार, ऐसा कुछ अवार्ड्स थे उस समय, टेली अवार्ड, और इस तरह के कई सारे अवार्ड मिले थे। चलिए दर्शकों को वो बताना चाहेंगे जिसके लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, जो हमने इंट्रो वीडियो में बताया था, आमिर खान साहब से आपका संबंध, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली आपको। हाँ, दरअसल आमिर खान साहब के लिए मुझे राजकुमार हिरानी, जो डायरेक्टर बड़े इस देश के क्या दुनिया स्तर के डायरेक्टर हैं,
तो उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं गया। तो कुछ मेरे टेस्ट ट्रायल हुए और फाइनली मुझे रख लिया गया उस काम के लिए। तो बाद में पता चला कि आमिर खान की मदर मेरा एक सीरियल बहुत ही शौक़ से देखती थी, प्रतिज्ञा। जी। तो उनकी मदर हमेशा देखती थी, तो आमिर जब भी जाते थे अपनी माँ के पास, तो उस समय वो सीरियल में उलझी रहती थी। तो फिर आमिर भी देखने लगते थे, तो उनको लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती थी। वो इलाहाबाद बेस्ड कहानी थी शायद। हाँ, तो वो राजू हिरानी से बोले कि ये सीरियल का साउंड बहुत अच्छा है और कौन लिखता है, उसको ढूंढा जाए। जी। तो मुझे ढूंढा गया और मुझे बुलाया गया। तो मुझे ये कहा गया कि आपको वैसा नहीं साउंड देना, एक अलग किस्म का। तो मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि आमिर खान ने लगान की थी, तो लगान में अवधी इस्तेमाल हुआ था, तो मुझे अवधी भी नहीं करना था, टिपिकल भोजपुरी भी नहीं करना था, क्योंकि पूरे पैन इंडिया को समझ में आनी चाहिए लैंग्वेज। तो और एक इंटरटेनिंग साउंड ढूंढनी थी मुझे। तो मैंने फिर उसके लिए एक अलग किस्म की साउंड को ढूंढा। वो आप पूछोगे कि वो कहाँ बोली जाती है, तो कहीं नहीं बोली जाती है, जी। न वो इलाहाबाद में न बनारस में। सर टोन हमने बहुत बेहतर है। सिग्नेचर साउंड ढूंढा भोजपुरी इलाकों में, जो सिग्नेचर साउंड हैं, जो स्लैंग्स हैं, और किसी भी भोजपुरी नहीं, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में साउंड बनते बिगड़ते रहते हैं। हर समय कुछ साउंड बन जाएंगे और 2 4 5 साल 6 साल चलेंगे, फिर वो गायब होकर उसकी जगह दूसरी चीज़ आ जाएगी। जी। तो जैसे उसमें एक लुल्ल शब्द इस्तेमाल किया था मैं, तो मुझसे पूछा राजू हिरानी ने कि इसका मतलब, मैं कहा कि इसका मतलब शाब्दिक मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका भावार्थ यही होगा कि मतलब ख़त्म टाइप का। अच्छा। तो वो एक सीन था, वही दरअसल ट्रायल सीन वही था मेरा, कि वो मूर्ति खरीद के लाता है और वो भिक्षा कुछ समोसा वमोसा पाता है, फिर नहीं मिलता है तो उसको हिला उला के देखता है, और फिर जाता है उस दुकानदार के पास और कहता है कि ये लगता है ख़राब हो गया। तो ऐसे कुछ था कंटेंट। तो मैंने लिखा कि लगता है कि बैटरी लुल हो गई है। सर युवाओं में बहुत लोकप्रिय है ये हाँ। शब्द, पूर्वांचल में खासतौर पर। फिर कौनो फिरकी ले रहा है, ये रॉन्ग सब। नंबर हाँ, है। रॉन्ग नंबर, फिरकी ले रहा है, टुकुर टुकुर। तो ये सब साउंड हम लोगों के यहाँ भोजपुरी इलाकों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। जी। और आदमी बना देता है। टुकुर टुकुर जैसे है ना, कोई हो सकता है मूड में आकर भटर भटर ताकत आटे, जी। तो भटर भटर मतलब क्या, लेकिन आप समझ जाएंगे भटर भटर का मतलब इमोशन क्या है उसका। जी। तो वैसे करके वो किए और बहुत मज़ेदार रहा। और आमिर साहब को हमको ट्रेन करना पड़ता था, सिखाना पड़ता था, सेट पे रह के, घर पे जाके। तो मज़ेदार था एक नॉन भोजपुरी इंसान को भोजपुरी साउंड से समझाना। जी। वो एक टेक्निकल काम है, उसको मतलब उसको टीच करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है कि लेकिन वो बहुत ही लेबोरियस इंसान है। जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं घर, लेकिन एक पंजाब या और कहीं का रहने वाला हिंदी बोलने वाला वो घर नहीं बोलेगा, कब नहीं बोलेगा, कब बोलेगा, घर बोलेगा, लेकिन उसमें कहना है कब, गार्ड तो मर गया, कब, तो कब कैसे बोलेगा। तो आमिर साहब ने उसके लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला था कि जैसे वो इंग्लिश में रोमन में लिखते थे अपनी डायरी में, तो कब कहना है तो उसके लिए लिखते थे KURB। तो उससे उनको समझ में आ जाता था कि इसको कब बोलना है, आर को साइलेंट करके। जी। तो ऐसे करके वो काम हुआ था सर। और जब गाजीपुर के लोगों को खासतौर पे ये पता चला कि आमिर साहब को आपने भोजपुरी सिखाई, फिल्म में अपने मदद की भोजपुरी बोलने में, तो निश्चित रूप से हम गाजीपुर वासियों का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे शहर से आते हैं। अब मैं बात करूँगा सर उसकी, आपने एक फिल्म भी बनाई थी बीच में, हालांकि बहुत चर्चा नहीं होती, मैं थोड़ा सा बस नाम जानना चाहूँगा कि वो जो फिल्म आपने प्रोड्यूस उस फिल्म की का थी। नाम था मिर्ज़ा जूलियट। दरअसल वो एक लव स्टोरी थी और पूर्वांचल की टिपिकल लव स्टोरी थी। जी। और हमने उस इलाके के रोमांस को पकड़ने की कोशिश की थी।
हर जगह का, हर इलाके का और हर समय का अपना रोमांस का अपना एक मुहावरा होता है। जी। प्रेम कहानियों का अपना एक मुहावरा होता है। तो कहानियाँ वैसे ही होती हैं जैसे लैला मजनू या सीरी फरहाद या सोनी मेवाल की कहानियाँ थी, लेकिन वो अपने समय के मुहावरे के साथ बड़ी होती हैं। जी। तो आज की डेट में भी जो कहानी होगी वो सोनी मेवाल या हीर रांझा से अलग नहीं होगी, लेकिन आज का मुहावरा होगा उसमें। तो हमने मिर्ज़ा जूलियट, मिर्ज़ा साहिबा की जो कहानी थी प्राचीन पंजाब की, तो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी को ही आज के मुहावरे में पकड़ने की कोशिश की थी। तो हमने मिर्ज़ा और जूलियट इसलिए कर दिया था कि थोड़ा समाज अब ग्लोबलाइजेशन का एक असर प्रेम कहानियों पे भी होना चाहिए, तो होता है। बट बहुत सारे कारण हैं उस फिल्म के उसमें नहीं चलने में, जी, और बहुत नहीं बहुत सारी चली। ऐसी बट चीज़ें। कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, अमर होती हैं। जी। तो मुझे फिर कभी मौका मिलेगा उसी कहानी को फिर से बनाऊंगा। निश्चित रूप से, और दर्शकों को मैं पूरी एक सीरीज़ में लेके नहीं जा रहा हूँ, आपकी जर्नी में एक साथ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊँगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आप बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे हैं, आपने कॉलम लिखा हुआ है इलाहाबाद के दौरान, वो ज़रा सी कहानी बताएंगे। जी, मैं पहले इलाहाबाद में जब थिएटर वगैरह करता था तो मैं साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों के साथ ज़्यादा समय बिताता था। तो उस समय उस दौरान बहुत सारे सीनियर पत्रकार भी मिला करते थे, और उनसे बातचीत से उनको अंदाज़ा लगता था कि ये आदमी कुछ कर सकता है। तो कई बार हमको जिम्मेदारियाँ, चूँकि थिएटर करता था तो कोई कलाकार आया हुआ है शहर में, तो उन्हें उसके ऊपर स्टोरी करनी है। तो उनको लगता था कि ये चूँकि आर्ट और कल्चर का आदमी है, तो ये अगर किसी कलाकार का इंटरव्यू करेगा तो बेहतर चीज़ें निकालेगा। जी। तो इसलिए मुझे वो जिम्मेदारी दे देते थे। तो मैं, कोई बड़ा कलाकार आया है जैसे बिरजू महाराज टाइप का, तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उन पे स्टोरी बना के और छप रही हैं चीज़ें, लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो धीरे धीरे मेरी एक पहचान ऐसी बन गई थी। फिर धीरे धीरे मुझसे ऐसे कॉलम लिखवाना और इस तरह के बहुत सारे अखबार मुझे काम दिया करते थे। पारिश्रमिक मिलता था कि नहीं सर? बहुत अच्छा पारिश्रमिक मिला था, और मुझे 2 साल तक मुंबई में सहारा समय इलाहाबाद ने बहुत मदद किया। मैं यहाँ से आर्टिकल लिखता था और मुझे इलाहाबाद से पर आर्टिकल 500 रुपये उस ज़माने में, महीने के 2000 इलाहाबाद से आ जाते थे। तो मेरा संघर्ष बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि उस ज़माने में घर का किराया पार्टनरशिप में रहते थे तो 700-800-900 में हो जाता था। जी। 400-500 मोबाइल का 600 हो जाता था, और बाकी थोड़ा बहुत काम हम करके हो जाता था। तो आसान रास्ता बन गया था अब उसकी मैं वजह दर्शकों को वो बताऊंगा, आपने एक्टिंग की, जी। पत्रकारिता की, जी। थिएटर किया, आपने जी। स्क्रिप्ट राइटिंग की। जी। अभी एक हुनर बाकी है जो मुझे पता है, क्या? आपने रेडियो पे भी काम किया हाँ, है। मैं सर रेडियो, वो क्या था? मैं ऑल इंडिया रेडियो में कंपेयरिंग करता था। पंचायत घर कार्यक्रम आता है किसानों के लिए इलाहाबाद से, और बनारस का अपना कार्यक्रम है कृषि जगत। तो ये बैक टू बैक आता है, और उस समय इलाहाबाद बनारस दोनों रेडियो स्टेशन कंबाइन चलते हैं। जब बोलते हैं ना ये आकाशवाणी का इलाहाबाद वाराणसी केंद्र है, तो उसमें मैं 5-6 साल कंपेयरिंग किया हूँ। किसानों के लिए कार्यक्रम संचालित करना, और बड़ा मज़ेदार था। उसमें खेती किसानी की बातें करते थे। उसमें मैं कैरेक्टर करता था मूरत भैया का, और उसमें किसानों से बात करना, कृषि वैज्ञानिकों से बात करना, अधिकारियों से बात करना, और पूरा कार्यक्रम का संचालन करना। इसके अलावा मैं रेडियो नाटकों में भी काम करता था, और मेरा एक उस समय धारावाहिक भी रेडियो पे चला है 1.5 साल। उस धारावाहिक का नाम था तुल्ला साईं, और उसमें मैं तुल्ला साईं का कैरेक्टर करता था, मेन रोल रेडियो पे। ये कुछ 15 मिनट या 10 मिनट का धारावाहिक होता था, और ये आता था, और मैं 1.5 साल तक तुल्ला साईं किया। आप हमारे साथ हैं गाजीपुर की विभूति शांति भूषण जी, जिनके साथ हमें और अभी और हुनर बाकी है, मैं बता रहा हूँ। आपने सीरियल्स में भी एक्टिंग किया है शुरुआती दौर में जब मुंबई आप आए थे।
हाँ। तो वो कोई एक चर्चा करें। मैं बहुत सारे सीआईडी के एपिसोड किए हैं और क्राइम क्या था, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, इस तरह के एपिसोडिक। इसके अलावा मैं कहानी घर घर की में भी एक बाद में कृष्णा जो बड़ा हीरो बना था, वो बच्चा था तो मैं उसका किडनैप कर लिया था, मैं किडनैपर भी था उसमें। ये भी एक हुनर था आपका। इसके अलावा एक बॉबी देओल की फिल्म थी क्रांति, उसमें पत्रकार का रोल किया था। तो ऐसे बहुत सारे, भोजपुरी फिल्म जो लिखा था, मेरी पहली फिल्म थी, उसके लिए मुझे बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड भी मिला था। तो उसमें कृष्णा अभिषेक जो अभी कॉमेडी करता है, जो कपिल शर्मा वाले में, तो वो हीरो था। उसमें उसके दोस्त का किरदार भी किया था मैं। सर वो साथी संगाती की साथी बात कर रहे हैं? संगाती, हाँ उसके लिए अवार्ड मिला था। हाँ, जी जी जी। तो ढेर सारा काम आपने किया, गाजीपुर से आके मुंबई जैसे शहर में आपने अपनी जगह बनाई। और हम बार बार कहते हैं कि गाजीपुर वाले गौरवान्वित होते हैं ये सब सुनकर, जानकर। और जो भी गाजीपुर के दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए जब मैंने बताया कि मैं आपसे मिलने वाला हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से आप सामने लेके आइए उन्हें। गाजीपुर से मुझे बहुत प्रेम है और मैं गाजीपुर इसीलिए जाता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे प्यारी जगह है मेरे लिए तो गाजीपुर है, और सलाम करता हूँ उस धरती सर को। गाजीपुर के लिए कुछ योजना है क्या आपकी फ्यूचर को लेके? गाजीपुर के लिए तो मेरी योजना ये है कि पता नहीं कब से बाकी की ज़िंदगी में वहीं बिताना चाहता हूँ, उसी की मिट्टी में धूल बन जाना चाहता हूँ। और जब तक जीवित रहूँगा, अगर उस वहाँ, और मैं चाहता हूँ वहाँ एक एकेडमी खोलना जहाँ पे इस तरह की शिक्षा दी जाए, कला की, मीडिया की, इस तरह की। तो इस तरह का एक स्वप्न है और मुझे लगता है कि वहाँ ज़रूरत भी है, क्योंकि होनहार लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं। तो उस इलाके में इस तरह की चीज़ों का विकास नहीं हुआ है। भिखारी ठाकुर के बाद जी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भिखारी ठाकुर जैसा भोजपुरी का शेक्सपियर, जिसे राहुल शंकर तैन ने कहा था, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मिंग आर्ट्स दब गई, मतलब उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ कला के प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उसके प्रशिक्षण की ज़रूरत है लोगों को, और हमारे जैसे लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और मैं करने की योजना बना रहा हूँ। और देखिए, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि गाजीपुर में एक विश्व स्तर का एक्टिंग स्कूल खुले, स्क्रिप्ट राइटिंग, जो भी कला के सारे आयाम हैं वहाँ सिखाए जाएं। आप हमारे साथ हैं आज गारून टॉकीज के स्पेशल कार्यक्रम में शांति भूषण जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने अपना समय दिया, ऐसे ही आप मनोरंजन करते रहें दर्शकों का। आभार आपका। थैंक यू जी, थैंक यू।